Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to deal with double differentiation. अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएशन देख रहे थे जिसमें हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोगों को कुछ रिजल्ट मिलता था. अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट रहेगा दैट विल बी योर डबल डिफ्रेंशिएशन. अब ये डबल डिफ्रेंशिएशन है क्या? ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग. ठीक, तो दो बार डिफ्रेंशिएशन को दिखाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं. सपोज मान लेते हैं कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से लिख रहे हैं हम लोग. इसको जब आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तब आप इसको ऐसा लिखते हैं, तब इसे आप इस तरह से लिखते हैं dy बाई dx. ये कहलाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन. ओके, इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे. लेकिन अगर हम लोग को इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है तो मतलब इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. यही मतलब होता है. और जिसे हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से डी टू वाई बाई डी एक्स टू. इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है. इसको डी स्क्वायर वाई या डी एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं बोलते हम लोग, इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सेकेंड डिफ्रेंशिएशन. ये कहलाता हम लोग का सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएशन. तो कोई बहुत खास, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4. अब मैंने बोला आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास पावर रूल बताया था. पावर रूल में क्या होता है, पावर सामने आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा x का पावर 3. अगर मैं बोलता हूँ इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो इसे आप लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू और तब फिर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म को, तो जो कांस्टेंट होता है उसको कुछ नहीं करेंगे, एक्स क्यूब का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे. तो एक्स क्यूब पर डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, फिर से पावर रूल लगाएंगे 3x का पावर 2, जिससे आप लिख सकते हो 12x स्क्वायर. तो ये जो आप देख रहे हो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं हम लोग. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस डिफ्रेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है. चलिए उसी के बारे में हम लोग देखते हैं. दैट मीन्स इट्स एप्लीकेशन इन फिजिक्स एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग. जैसे यहां पर देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन फिजिक्स. फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है. मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा. मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t. जहां पे मैं s बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है और t जो है टाइम को बता रहा है. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप ये बोलोगे सर जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है ना, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. अब अगर मैं बोलता हूं कि थोड़े से टाइम में उसके पोजीशन में कितना चेंज होता है तो आप बोलोगे सर इसमें क्या रखा है, ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है. थोड़े से टाइम में थोड़ा सा इसका पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ds बाई डी टी, जिसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने s का डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसके रिस्पेक्ट में. दिस इज नोन एज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t. ये मैंने लिखा यहाँ पर, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू. लेकिन फिजिक्स के टर्म में t का मतलब यहाँ पे क्या था, टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो फिजिक्स के टर्म में इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, जो बोलना बोल दीजिए आप इसमें, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट. मतलब मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, जहां पे s किसको बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है, t टाइम को बता रहा है.
लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब ये जो मैं डी बाई डी टी लिख रहा हूं ना, मतलब किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसे हम लोग रेट कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रेट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई किसी चीज का प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेट का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ध्यान में आता होगा, हम लोग पढ़ते थे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हम लोग लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पता है उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे डी वी बाई डी टी। मतलब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, या फिजिक्स के टर्म में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसी तरह से हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा तो हम लोग बोलते थे फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मतलब मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मैथ्स के लैंग्वेज में। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां पे p मोमेंटम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मतलब जहां पर भी कोई भी चीज टाइम के साथ चेंज को अगर आपको देखना है तो आप तब क्या यूज करते हो, रेट वाला क्वांटिटी यूज करते हो। और रेट का मतलब होता है डी बाई डी टी। दैट मीन्स एनी फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस विद टाइम इज नोन एज रेट। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा इसको और बेस करके। तो ये बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में। इसके अलावा हम लोग आगे इसका और भी एप्लीकेशन देखेंगे और उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। पहले एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसी को लेकर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस इलस्ट्रेशन को देखिएगा, क्या बता रहा है, पोजीशन s of a particle is given by s is equal to t square minus 8t where t is in second, find the time it will come to at rest। मतलब आपको बोल रहा है वो टाइम निकालना है जब पार्टिकल रेस्ट में आ गया है। तो सीधा सा चीज है, पार्टिकल का रेस्ट में आने का मतलब हो रहा है उसका वेलोसिटी जीरो हो जाना या उसका स्पीड का जीरो हो जाना। ये आपको इनडायरेक्टली दे दिया है। अब ये पोजीशन का इक्वेशन दे दिया है, मतलब आपको दे दिया है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t। अब आपको पता है कि ये पोजीशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मतलब v इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ds बाई dt। मतलब s का मैथमेटिक्स के फॉर्म में बात करें तो डिफरेंशिएशन करना। तो मतलब कितना आ जाएगा, 2t माइनस 8 हो जाएगा, है ना। t स्क्वायर का 2t हो जाएगा और 8t का 8 हो जाएगा। t का पावर 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा पावर, तो 8 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द टाइम इट विल कम टू एट रेस्ट। तो जिस समय वो रेस्ट में आएगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी का जीरो होने का मतलब हो रहा है कि 2t माइनस 8 का क्या हो जाना, जीरो हो जाना। और इसका जीरो होने का मतलब हो रहा है कि t इज इक्वल टू 4, मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट या पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। बस सीधा सा तरीका अपने पास ये समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे ना कि व्हेन पार्टिकल विल बी एट रेस्ट, v का वैल्यू जीरो, तो मतलब इसका वैल्यू मैंने जीरो रख दिया। जीरो रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये एक बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था किसका, हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। आगे हम लोग चैप्टर वाइज यही चीज को देखेंगे और यही चीज सबसे बड़ा हमारे लिए इशू बन जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो प्लीज इसको लेके आप बहुत ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन को धीरे धीरे रिवाइज कर करके पढ़ते जाएंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, डेफिनेटली याद हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। ओके, चलिए अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। जैसे हम लोग बात किए थे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसे कहते हैं एक फंक्शन है। लेकिन आपको पता है कि हर फंक्शन जो होता है वो किसी न किसी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो एक लीनियर इक्वेशन हो सकता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो आपको पता होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन को बता रहा होगा, और अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो एक पैराबोला टाइप का किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब हर इक्वेशन किसी ना किसी टाइप के शेप ऑफ अ कर्व को
ये डिफरेंट कर्व के शेप को रिप्रेजेंट करता है। मान लो हम लोगों ने माना y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और उसको मैं जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो शायद वो इस तरह का कर्व को शो करता है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कि अगर मैं इस ग्राफ को y से शो कर रहा हूं तो dy बाई डी एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, सपोज मैं यहाँ पर एक टैंजेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो टैंजेंट बनाने के लिए आपको पता है कि आप क्या करते, एक लाइन लेते हो, वो लाइन जो होता है वो कर्व को एक पॉइंट पर टच करता है। तो ये पहले बताइए क्या लगता है आपको, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो इस कर्व का टैंजेंट है या सीकेंट है। तो आप जरूर बोलोगे सर इट इज अ सीकेंट, क्योंकि सीकेंट जो होता है किसी कर्व को दो पॉइंट पे काटता है। लेकिन अब मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि चलो एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट बहुत पास है, मतलब दिखाने को मैं यहां पर दिखा रहा हूं काफी दूर दूर है, बट दे आर वेरी क्लोज, मतलब जिसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस जिसको कहते हैं। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइटली स्मॉल ले लेता हूं तो एक बात बताइए कि इस सिचुएशन में अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को सपोज मान लेता हूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मैं यहां से x ले, तो देखिएगा, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया x और इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, उसको y ले लिया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये है वो दूसरा पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट को मैं मान रहा हूं बहुत ही पास है, और इतना पास है कि हम इसको नियरेस्ट टू एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। और आपको पता है ये दोनों पॉइंट अगर एक ही पॉइंट हो जाता है तो हम उसको टैंजेंट बोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर से एक और मैंने इसके कोऑर्डिनेट को बताया, क्योंकि ये बहुत पास है। तो ये अगर बहुत पास है तो मैं इसके पोजीशन को किससे शो करूंगा, यहां से इसके पोजीशन को शो किया x प्लस बहुत पास, तो क्या ले लिया मैंने dx। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करता हूं तो ये भी मान लेते बहुत पास है, ये और ये बहुत पास है क्योंकि ये बहुत पास है, तो इसे मैं ले लेता हूं y प्लस dy ले लेता हूं। अब अगर एक बात बताइए कि यहां से अगर ये कर्व हमारा एंगल थीटा बना रहा है, सपोज इट इज मेकिंग एंगल थीटा, तो अगर ये थीटा बना रहा है तो क्या आप tan थीटा का वैल्यू बता सकते हैं? ऑब्वियसली बता सकते हैं। बोले सर tan थीटा में क्या रखा हुआ है, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर परपेंडिकुलर है कहाँ पर और यहाँ पर बेस कहाँ पर है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे, और वो अरेंजमेंट शायद ऐसा कुछ होगा, आप यहाँ से अगर इस जगह से हम लोग वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो देखिएगा ट्रायंगल ऐसा ही बनेगा, और ये बन गया इस तरह से ट्रायंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर मैं पूछूं tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x प्लस डी एक्स, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ, dx, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उसी तरह से अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर y है तो देखिएगा यहां से यहां तक डिस्टेंस y है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस y प्लस dy है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, dy होगा। तो उस हिसाब से tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज dy बाई dx। लेकिन आपको पता है किसी भी कर्व का जो tan थीटा अगर बोलते हैं तो tan थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो tan थीटा रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो tan थीटा इज रिप्रेजेंटेड, एक्चुअली tan थीटा रिप्रेजेंट स्लोप, और स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा, और यहां से आप बोल सकते हो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिला आपको, फाइनली कंक्लूजन ये मिला कि अगर कोई लाइन, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व को बताता है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई dx उस कर्व के क्या बताता है, स्लोप को बताता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं यहां से। तो देखिए फाइनली कंक्लूजन क्या निकला,
if y is equal to fx represents a curve, then dy by dx represents slope of that curve. मतलब अगर आपको किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है तो मैथमेटिकली आप उसको क्या करेंगे, dy by dx निकाल दीजिए, तो उस कर्व का स्लोप बताएगा अपने को। ठीक है, आगे चले हम लोग यहां से। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं डबल डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका ज्योमेट्रिकली सेंस क्या होता है। तो देखिएगा इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये अगर एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है तो dy बाई डी एक्स वो उस कर्व के क्या बताता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और d2y बाई डी एक्स जो है, d2y बाई डी एक्स टू जो होता है, दैट इज द चेंज इन inclination of the slope, change in inclination of the slope बताता है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब होता है ये चेंज इन इंक्लिनेशन। देखिए हम लोग का अगर मैं बोलता हूं चेंज इन इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप का मतलब होता है कि जैसे आपको एक केस बताता हूं, इसको समझिएगा आप लोग। मान लेते हैं ये एक कर्व है, ये रहा हमारे पास एक कर्व है, ध्यान से देखिएगा ये एक कर्व है। अगर मैं इस कर्व में, अगर मैं इस जगह पर आपको बोलता हूं एक टैंजेंट खींचने के लिए, या फिर मैं आपको बोलता हूं इस जगह का स्लोप बताइए, तो आपको पता है इस जगह का स्लोप का मतलब होगा यहां पर टैंजेंट खींच दीजिए। टैंजेंट का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, हम लोग का उस जगह का स्लोप कहलाएगा कर्व का। अगर मैं आगे जाता हूं तो आपका स्लोप थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, और मैं इधर जाता हूं तो स्लोप ऐसा हो जाएगा। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इसके टैंजेंट के स्लोप में क्या हो रहा है, हम लोग का चेंज हो रहा है। तो चेंज इन इंक्लिनेशन, किसका, टैंजेंट का स्लोप मतलब कर्व का स्लोप। तो देखिएगा यहां पर मतलब आगे जाने पर जो कर्व का स्लोप है उसके स्लोप में चेंज हो रहा है। तो यहां पे d2y बाई डी एक्स टू क्या बताता है, चेंज इन इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप बताता है। तो इस सिचुएशन में देखिएगा स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका चेंज इन इंक्लिनेशन क्या है बताइए, नेगेटिव है। उसी तरह से मैं अगर मान लेते एक कर्व इस प्रकार से बनाता हूं और मैं बोलता हूं कि आपको कि चलो आप एक काम करो, पहले इस जगह पर आप इसका स्लोप बताओ, तो आप इसका स्लोप ऐसा बताओगे। अगर मैं बोलता चलो और थोड़ा आगे बढ़ो और आगे थोड़ा बढ़ के स्लोप इधर बताओ, तो आप इधर पे स्लोप ऐसा दिखाओगे। तो देखिए पहले स्लोप नेगेटिव था, आगे जाने पर स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप क्या होगा बताइए, हम लोग का पॉजिटिव होगा। मतलब इस सिचुएशन में d2y बाई dx2 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस सिचुएशन में d2y बाई dx2 का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो मतलब नेगेटिव में स्लोप स्लोप में क्या चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जरा चला जाता है, और अगर पॉजिटिव चेंज इन स्लोप होता है तो वो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है। ठीक, तो ये बताता है डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो चेंज इन इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप बताता है कि किस तरह से स्लोप का इंक्लिनेशन मतलब एंगल, झुकाव जो है, स्लोप का झुकाव जो है वो किस तरह से चेंज कर रहा है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन है। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखेंगे या फिजिकल मीनिंग देखेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन का। देखिए यहां पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है ना, आपके सामने दो कर्व दिया है, देखिएगा दो इक्वेशन है ना, मैं अभी कर्व नहीं बोलूंगा, इक्वेशन बोलूंगा। एक दे दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दूसरा दे दिया y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर मैं बोलता हूं कि इस y का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो किस पॉइंट पे आएगा, या मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा, तो अब आपके पास एक ही चारा बचता है। आप इसमें x का डिफरेंट वैल्यूज रखते जाइए और देखते जाइए कि कब y का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, तो ये तो चलो एक सिंपल सा इक्वेशन है, तो इसमें आप रख के तो भी चेक कर सकते हो। लेकिन इन दोनों में वैल्यू रख के चेक करना जो होता है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता, वो एक प्रैक्टिकल मेथड भी नहीं होता है। तो फिर कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी कर्व जो है हम लोग का, वो उसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो उसी को हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। और मैं अभी जो पार्ट आपको बता रहा हूं ये एक्चुअली कोर मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो इसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, ये बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा आगे जाकर जब मैथ्स में पढ़ेंगे। मैं फिलहाल आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना फिजिक्स के लिए हमको जानकारी चाहिए। अब क्या करते हैं, आप देखिएगा कोई भी कर्व, मैं अगर इसको एक कर्व बनाता हूं तो अब आप देखोगे ये कर्व शायद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब बोलो सर कहां से पता लगा, उसके लिए छोड़ दो, अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूं ये ऐसा दिखता है। ओके, और अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये हमको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसे x और y में दिखाना चाहूं, अगर मैं इसको x और y के फॉर्मेट में दिखाना चाहूं तो शायद मुझे इस प्रकार से कुछ दिखेगा। सपोज ऐसा कुछ दिखता है, इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिख सकता है, या फिर मैं ऐसा दिखा देता हूं, ऐसा कुछ दिखेगा कर्व में। अब सवाल उठता है, ये वैल्यू देखोगे आप, इधर पे अगर y लेते हैं और इधर पे अगर x लेते हैं तो उस हिसाब से आप जैसे जैसे आगे x की तरफ बढ़ रहे हैं y के वैल्यू में चेंज आ रहा है, और ये वो जगह है जहां पर y का वैल्यू सबसे कम है। फिर से देखिएगा y का वैल्यू हम लोग का बढ़ने लग गया है। यहां पर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये आपको ऐसा कुछ देगा, इस इक्वेशन से देखेंगे आप लोग, ये कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। इसमें हम लोग का जैसे जैसे आप x एक्सिस की तरफ आगे बढ़ोगे y का वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और ये जगह पर सबसे ज्यादा होता है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स कहते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स का क्या खासियत होता है, इसको समझो आप लोग। देखिए मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स पर अगर मैं आपको बोलता हूं स्लोप निकालो, तो आप क्या करोगे, इस जगह पर जब स्लोप खींचोगे तो उसका टेंजेंट का स्लोप, और ये देखोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब इस जगह पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर मैक्सिमम पॉइंट पर, ये मैक्सिमम पॉइंट है क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, उसका y का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में अगर आप एक स्लोप खींचते तो देखिएगा ये भी आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस कारण से यहां पर भी हम लोग क्या लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू 0 लेते हैं। मतलब आपको क्या समझ में आया, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को अगर मैं कर्व के फॉर्मेट में कम रिप्रेजेंट करता हूं, तो जब आपका उसका जो कर्व का जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा वहां पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि जहां पर स्लोप का वैल्यू 0 होता है, जहां पर किसी भी कर्व का जब स्लोप होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dy बाई dx से। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, dy बाई dx से। तो मतलब इस पूरे चीज से कंक्लूजन क्या निकलता है कि एट मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है उस जगह पर dy बाई dx 0 होता है। लेकिन देखो ये तो आपको ग्राफ से दिख रहा है, लेकिन आपको बता रहा है dy बाई dx पर 0 पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो जगह मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो एक बात बताइए, यहां से जैसे ही आप आगे जाते हो, देखिएगा आप यहां से इस जगह से जैसे ही आप आगे जाते हो तो देखिएगा स्लोप ऐसा हो जाएगा। तो ये स्लोप जो हो रहा है देखिए पॉजिटिव हो रहा है, मतलब पहले स्लोप का इंक्लिनेशन 0 था और ये स्लोप का जो इंक्लिनेशन है वो चेंज होकर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप, उसको क्या बोलते हैं, d2y बाई dx2 डबल डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर d2y बाई dx2 निकालेंगे
और देखोगे इस जगह पर d2y/dx2 का वैल्यू पॉजिटिव है। कैसे? पहले 0 था, 0 से आगे बढ़ने पर ये क्या पॉजिटिव हो गया। तो ये चेंज इंक्लिनेशन जो है वो कैसा आ रहा बताइए? पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉइंट कब ऐसा निकलता है? जब हम लोग का मिनिमम पे होता है। तो ये मिनिमम पे है। और अगर मान लेते हैं इस वाले डायग्राम को देखिए ध्यान से, इस डायग्राम से देखिएगा जैसे ही आप आगे जाते हो, इस जगह पे जाते हो, तो देखिएगा स्लोप ऐसा था, किसका? हम लोग का स्लोप का वैल्यू जो था ऐसा था, स्लोप आपका ऐसा हो गया। तो स्लोप बताइए हम लोग का 0 से नेगेटिव हो गया। तो दैट इज चेंज इन इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप जो है वो क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। तो देयरफॉर क्या करेंगे, यहां पर एक और चीज लिखेंगे, d2y/dx2 का वैल्यू नेगेटिव होगा। कहां पर? मैक्सिमम पॉइंट पर। तो आपको चेक करने का तरीका होता है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव या हम लोग का ये पॉजिटिव होता है, उसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो डबल डिफरेंशिएशन से चेक करेंगे वो मिनिमम है या मैक्सिमम है कि नहीं। अब बोलोगे सर ये तो आपने ग्राफ से बताया, आप मैथमेटिकली समझा के बताइए कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये वाला इक्वेशन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। चलिए जल्दी से मैं आपको उसको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन से समझाता हूं आपको। देखिए हम लोग का जो इसमें जो इलस्ट्रेशन टाइप का मैं बता रहा हूं, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब आपको इस ग्राफ को देखकर, इस इक्वेशन को देखकर बताना है कि इसका कौन सा पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिले, हो सकता है अलग अलग भी मिले। तो चलिए मैं पहला वाला इक्वेशन को लेके चलता हूँ और पहले वाली इक्वेशन को ही हम लोग समझते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहला ले लेते हैं y = x² - 4x। अब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से आगे लिखते हैं फॉर मैक्स और मिन, फॉर मैक्स और मिन मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है? dy/dx, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जब 0 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx = x² का क्या हो जाएगा? 2x और -4x का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ऐसा करने पर आपको x का वैल्यू मिल जाता है कितना? यहाँ से 2 मिलता है। मतलब x का वैल्यू जहाँ पे 2 होगा वो पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, अभी पता नहीं है आपको। अब पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने बताया था आपको सेकेंड डिफरेंशिएशन को लग करो, क्योंकि सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या बताता है? पहला डिफरेंशिएशन हमारा स्लोप को बताता है और सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? चेंज इन इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या करेंगे? d2y/dx2 करते हैं हम लोग। ऐसा करने पर आपको मिलेगा 2x - 4। तो 2x - 4 का 2x का 2 हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। और देखिएगा ये जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप जो रहता है वो अगर पॉजिटिव आता है तो क्या बताता है? वो पॉइंट ऑफ मिनिमम को बताता है। मतलब x = 2 पर जो ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है, ये वाला जो इक्वेशन जो आपको मिल रहा है, उस इक्वेशन के हिसाब से x = 2 पर पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। तो चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला आपको ऐसा कुछ दिया हुआ, मैं दूसरे वाले को यहाँ पे बनाता हूँ। दूसरे वाले के लिए ऐसा ले लेते हैं, ये दे दिया है y = 4x - x² दे दिया है। इसे आप क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे, फॉर मैक्स और मिन, फॉर मैक्स और मिन क्या हो जाएगा? dy/dx = 0 हो जाएगा, dy/dx = 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिए तो dy/dx 0 मतलब 4x, तो dy/dx मतलब 4x का 4 हो जाएगा, -x² का -2x हो जाएगा और इसका वैल्यू को आप ले लीजिए 0। तो इससे भी देखेंगे आपके पास x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। अब इस इक्वेशन के हिसाब से भी x = 2 ही मिल रहा है और x = 2 पर इस वाले ग्राफ के हिसाब से या इस वाले इक्वेशन के हिसाब से अब x = 2 पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब आपको चेक करना ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा।
तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए फिर से आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स टू, और जैसे ही आप इसका dy बाई डी एक्स टू निकालेंगे तो देखिएगा ये 4 माइनस टू एक्स, तो 4 का तो 0 हो जाएगा, माइनस टू एक्स का कितना रहेगा, माइनस टू रहेगा, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। और आपको बताया गया था कि अगर d2y बाई डी एक्स टू नेगेटिव होता है तो वो क्या चीज को बताता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम को बताता है। तो मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से x इज इक्वल टू 2 जो है वहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। इस चीज को लेके मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो चीज हम लोग पढ़े अभी, इसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको लेके हम लोग बॉदर नहीं करेंगे। आपको ये मेथड पता होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसी आइडिया के बेसिस पे हम लोग आगे जाकर फिजिक्स के कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, उस समय मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवा दूंगा, तो आपको समझने में आसानी जाएगा। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलस का जो भी पार्ट रहेगा उसको कम से कम 2 से 4 बार, 6 बार, 8 बार उसको आप रिपीट कर करके देखिए, ओके। तो चलिए हम लोग आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, दैट इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट देखेंगे। सो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।